हेलो देयर एंड वेलकम टू कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एपीआई लेवल वैलिडेशन। पहले हमने कवर किया था स्कीमा लेवल वैलिडेशन और आज हम देखेंगे एपीआई लेवल वैलिडेशन यूजिंग फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट आउट प्रिंसिपल से मतलब कि अगर हमें एपीआई लेवल वैलिडेट करना है, ठीक है। एक्चुअली एपीआई लेवल वैलिडेशन होता क्या है, पहले हम वो देखते हैं। एपीआई लेवल वैलिडेशन मतलब कि जो भी यूजर फ्रंट एंड से डेटा भेजेगा उस डेटा को मुझे वैलिडेट करना है और सैनिटाइज करना है, और फिर मैं उस डेटा को डेटाबेस के अंदर क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। लेकिन डेटा को ऐड करने से पहले मुझे उस डेटा पर फिल्टर आउट करना पड़ेगा, उस डेटा को वैलिडेट करना पड़ेगा कि क्या ये डेटा सही डेटा है या फिर कुछ भी डेटा फ्रंट एंड से आया वो डायरेक्टली मैं डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं कर सकता। ये ऑलरेडी भी हमने स्कीमा लेवल वैलिडेशन में देखा था। लेकिन स्कीमा लेवल वैलिडेशन से होता ये है कि आप स्कीमा लेवल पर ही वैलिडेट करते हो उसको, ठीक है। इस कोड में हमने यहाँ पर ये जो स्कीमा डिफाइन किया था, स्कीमा मतलब क्या कि जो हमारा डेटा का स्ट्रक्चर है, डेटा हमारा किस तरह से दिखेगा उसको हम बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, मतलब क्या कि ब्लूप्रिंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज स्कीमा। स्कीमा ये आपको पता ही होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी यही है, डीबीएमएस में। तो ये जो यूजर नेम है वो उसका टाइप स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड ट्रू, मतलब ये एक मोस्ट फील्ड है जो आपको देनी पड़ेगी, उसकी मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, यूनिक, लोअर केस, स्ट्रीम, मतलब ये सारे रिस्ट्रिक्शन आपने स्कीमा लेवल पर लगाए थे। अब स्कीमा लेवल पर हम लगा सकते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लगा दिए। अब एपीआई लेवल पर लगाना मतलब क्या, और हमें एपीआई लेवल पर क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो अप्रोच है वो एक्चुअल प्रोडक्शन रेडी इंडस्ट्री में फॉलो होता है। अब देखो, जब भी आप किसी एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप किसी एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हो तो आपका मेन मोटिव क्या है कि कम से कम पैसों में और कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस यूज़र को प्रोवाइड हो। मतलब क्या कि जब हम किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं डेटाबेस के अंदर, अब हम डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं, मोंगोडीबी का डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं। अब डायरेक्टली हमने उस डेटाबेस को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं किया है, हमने डायरेक्टली मोंगोडीबी से सर्वर यहाँ से खरीदा है, ठीक है। तो जो भी खर्चा होगा, ठीक है। अब हमारा जो मोंगोडीबी है वो हमें 500 MB तक स्टोरेज दे रहा है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन स्केल होती है, ठीक है, मतलब आपकी एप्लीकेशन में मिलियंस ऑफ यूजर या फिर थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स आते हैं, तब आपको आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्केल करनी पड़ेगी। और जब आप एप्लीकेशन स्केल करोगे तो आपका डेटाबेस आपको बढ़ाना पड़ेगा, डेटाबेस को भी स्केल करना पड़ेगा, ठीक है, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल जो भी है वो आप यहाँ पर डेटाबेस को स्केल करोगे। अब स्केल करने के बाद जो भी आप डेटाबेस के अंदर जो भी फेच ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या फिर कुछ डेटा को रिट्रीव करोगे, अपडेट करोगे, ठीक है, तो इसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। जितनी बार आप डेटाबेस के साथ खेलेंगे, जितनी बार डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जितनी बार डेटाबेस के ऊपर क्वेरीज लगाओगे, उसके हिसाब से आपको बिल आता है। और अगर आप डेटाबेस को विजिट ही नहीं कर रहे हो तो आपको कम बिल आएगा, और ज़्यादा विजिट कर रहे हो तो डेटाबेस को मतलब ज़्यादा क्वेरीज परफॉर्म कर रहे हो, डेटाबेस के अंदर ज़्यादा डेटा ऐड कर रहे हो, ज़्यादा डेटा फेच कर रहे हो, ठीक है, और ज़्यादा डेटा देख रहे हो, तो इसकी वजह से आपको ज़्यादा बिल आ सकता है। बिल आ सकता है मतलब कि जो मोंगोडीबी है वो हमारे लिए बिल क्रिएट करता है बाय डिपेंडिंग ऑन यूर यूजेस, ठीक है। सो आपका जितना यूजेस है उतना बिल आपको वो दे देगा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम अनवांटेड डेटाबेस को कॉल ना करें। अनवांटेड डेटाबेस को कॉल ना करें मतलब क्या कि हम यहाँ पर जो चीज़ें एपीआई लेवल पर हैंडल कर सकते हो वो हम डेटाबेस लेवल पर हैंडल क्यों करें। अब जब आप इस तरह से स्कीमा को वैलिडेट करते हो तब आपका जो स्कीमा है वो डेटाबेस को कॉल करता है, और फिर स्कीमा मतलब फिर वो फील्ड वैलिडेट होती है। जब आप यूजर नेम पर जो वैलिडेट करते हो, अगर यूजर नेम आपने डाला ही नहीं तो वो डेटाबेस के अंदर देखेगा, और कि वो पहचानेगा कि ये फील्ड यहाँ पर आपने यहाँ पर यूनिक ट्रू की है, तो वो फील्ड देखेगा कि ये फील्ड इसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो वो डेटाबेस को कॉल ही करेगा, मतलब एट द एंड आपका डेटाबेस कॉल हो रहा है। और देखो ये जो मीन लेंथ है, मैक्स लेंथ है, वो क्या करेगा, इस यूजर नेम को इस स्कीमा के साथ कंपेयर करेगा, मतलब जो भी आपने स्कीमा को डिफाइन किया, मतलब एट द एंड हमारा डेटाबेस यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो हमें अनवांटेड डेटाबेस कॉलिंग को रोकना है। अनवांटेड डेटाबेस कॉलिंग मतलब क्या कि जो चीज़ हम फ्रंट एंड लेवल पर सॉरी बैक एंड लेवल पर एपीआई लेवल पर हैंडल कर सकते हैं उसके लिए हमें डेटाबेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे वैलिडेशन जो हमने यहाँ पर लिखे थे, देखो ये वैलिडेशन आप फ्रंट एंड सॉरी बैक एंड पर लगा सकते हो क्या, एपीआई लेवल पर लगा सकते हो, मीन लेंथ, मैक्स लेंथ। और इसके बाद ये रिक्वायर्ड ट्रू मतलब क्या कि यूजर ने जो भेजा है उसके अंदर यूजर नेम होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस स्कीमा को क्या करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, ठीक। अगर आपने स्कीमा लेवल वैलिडेशन लगाई है तो
देखो ये जो ईमेल है उसका जो टाइप है, ठीक है, मतलब क्या कि अगर यूजर ने इनवैलिड ईमेल भेज दिया तो ये आप एपीआई लेवल पर चेक कर सकते हो, ऑब्वियसली चेक कर सकते हो। उसके बाद ये जेंडर, अब देखो यहाँ पर आपने इनम डिफाइन किया है। इनम का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी आप वैल्यू डालोगे उसके अंदर की वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी डेटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए, दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं होगी आपकी। उसके बाद लोअर केस मतलब क्या कि जो भी वैल्यू आएगी जेंडर की वो लोअर केस में कन्वर्ट होती ही होती है। तो ये आप क्या एपीआई लेवल पर वैलिडेट कर सकते हो, क्योंकि बार बार डेटाबेस को कॉल करना मतलब अपनी बिल बढ़ा देना। ठीक है, अब देखो ये जो थॉट है वो इंडस्ट्री लेवल चलता है। इंडस्ट्री लेवल चलता है मतलब क्या कि आपको कंपनी की कॉस्ट बचानी है, कंपनी का प्रॉफिट हो देना है, तभी आप यहाँ पर क्या करोगे, मतलब अपनी ग्रोथ होगी। मतलब क्या कि कंपनी आपको कोड लिखने के पैसे नहीं देते, कंपनी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के पैसे देती है। ठीक है, कोड तो चैट जीपीटी पे लिख लेगा, लेकिन आपको सोचना है कि ये प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है फर्स्ट और प्रिंसिपल से। प्रॉब्लम क्या थी कि प्रॉब्लम ये थी कि हम हर बार डेटाबेस को कॉल नहीं कर सकते, जब भी जरूरत है तभी हम डेटाबेस को कॉल करेंगे। अगर आप स्कीमा लेवल पर वैलिडेट करते हो, ठीक है, स्कीमा लेवल पर भी वैलिडेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप वो करते हो, ठीक है, वो भी हम करते ही है, ठीक है, जब हम एपीआई लेवल वैलिडेट करते हैं। लेकिन अब जब वो करते हैं विदाउट यूजिंग एपीआई लेवल वैलिडेशन तो हमें डेटाबेस को कॉल करनी पड़ती, और डेटाबेस को कॉल करना मतलब एक महंगा और एक एक्सपेंसिव वर्क है। इसीलिए उसे अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं एपीआई लेवल वैलिडेशन। ठीक है, एपीआई लेवल वैलिडेशन ऐसी कोई फैंसी टर्म नहीं है, ये डेवलपर नहीं है उसको क्या क्या नाम दिया है। मतलब क्या कि ये जो प्रॉब्लम हमें फेस हो रही थी, जो बिलिंग की प्रॉब्लम थी, मतलब डेटाबेस को बार बार कॉल करना, ये अनएक्सपेक्टेड और ये रॉन्ग डिसीजन है हमारे लिए, तो इसलिए हम यूज करते हैं एपीआई लेवल वैलिडेशन। मतलब क्या कि जब आप स्कीमा को डिफाइन करते हो, मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी आप किसी के स्कीमा को डिफाइन करते हो तो डेटाबेस को इंटरेक्ट होता है, मतलब डेटाबेस के साथ वो इंटरेक्ट होता है, क्योंकि आपने जो स्कीमा डिफाइन किया उसी से आपने मॉडल बनाया है। ठीक है, मॉडल बनाया मतलब क्या कि आपका जो डेटाबेस के अंदर आप मल्टीपल कलेक्शन बनाते हो। ठीक है, डेटा एक आपके एक मोंगोडीबी में मल्टीपल डेटाबेस होंगे, उसके बाद डेटाबेस के अंदर आप मल्टीपल कलेक्शंस होंगे, और कलेक्शंस के अंदर आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट को रख सकते हो। जो भी हमने बीसन फॉर्मेट में डेटा देखा था, ठीक है, एक्चुअल वो डेटा बीसन फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है, हम यहाँ पर जेसन फॉर्मेट का ही यूज करते हैं। ठीक है, वो एक्चुअल डेटाबेस मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर जो आप डेटा स्टोर करते हो वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में, उसको हम बीसन फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे जेसन होता है वैसे बीसन होता है। ठीक है, अब ये जो यूजर ने फ्रंट एंड से, मतलब ये जो स्कीमा है वो एसोसिएटेड होता है डेटाबेस के, ठीक है, डेटाबेस के अकॉर्डिंग वो एसोसिएटेड होता है। और अगर आप स्कीमा लेवल वैलिडेट करते हो तब आपको क्या करना पड़ता है, डेटाबेस को इंटरेक्ट करना पड़ता है, मतलब डेटाबेस को आपको कॉल करनी पड़ती है। इसलिए आप जो यूजर ये जो फ्रंट एंड से डेटा भेजेगा, ये जो आप स्कीमा को डिफाइन कर रहे हो डेटा का स्ट्रक्चर, वो तो आपको डिफाइन करना ही है। लेकिन ये जो क्या है, ये जो फ्रंट एंड से डेटा भेजेगा तब आपको बैक एंड मतलब एपीआई लेवल पर ही चेक कर लेना है सब फील्ड अवेलेबल है या नहीं, एजिंग एज, उसके बाद पोजीशन। ठीक है, आपने जो भी यहाँ पर डिफाइन किया था अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग आपको वो चेक कर लेना है। तो इसी को हम बोलते हैं एपीआई लेवल वैलिडेशन। मतलब जो भी हम काम फ्रंट एंड से जो भी डेटा आ रहा है वो हम बैक एंड लेवल पर, मतलब किसी दूसरे के हाथ में ना कंट्रोल देते हुए भी ये एपीआई लेवल पर ही हम इस डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं एपीआई लेवल वैलिडेशन। हमने समझ लिया है प्रॉब्लम क्या थी और इसका सॉल्यूशन क्या है, तो हम एक्चुअल कोड में चलते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप एपीआई लेवल वैलिडेट करते हो तो किसी और ने इसके लिए भी एक कोड लिखा होता है। मतलब क्या कि पासवर्ड आप चेक करते हो स्ट्रांग है या नहीं, उसके बाद ईमेल ये वैलिड ईमेल है या नहीं, उसके बाद एज, उसके बाद मतलब सारी के सारी फील्ड आप चेक करते हो, जो मैंडेटरी फील्ड होती है आपकी यूजर नेम पासवर्ड ईमेल, ये होनी ही चाहिए। तो इसके लिए हम खुद से कोड लिखते हैं, या तो आप खुद से कोड लिखिए या तो फिर आप एक थर्ड पार्टी या फिर एक डिपेंडेंसी को यूज कर सकते हो उनके फंक्शन से। ठीक है, तो एक लाइब्रेरी होती है, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक लाइब्रेरी है हमारे पास जो है वैलिडेटर। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करती है यहाँ पर, सॉरी, ये हमें यहाँ पर ये सारे के सारे फंक्शन प्रोवाइड करती है। अगर हमें ईमेल वैलिड है या नहीं, उसके बाद जो हमारा पासवर्ड है वो स्ट्रांग है या नहीं, सभी चेक करने के लिए हमें वैलिडेटर नाम की लाइब्रेरी क्या करती है, हेल्प करती है। अब हम पहले देखते हैं कि ये लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन क्या है। अब आप गूगल पर जाइए और सिंपल सा लिखिए npm वैलिडेटर। अगर आप ऐसा सर्च करोगे तो यहाँ पर npm मतलब क्या कि नोड पैकेज मैनेजर, जो कोड पहले से किसी ने लिखा होता है उसको हमें डायरेक्टली इनबिल्ट यूज करना है। ठीक है, लाइब्रेरी का मतलब ये होता है, डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है। अब नोड मॉड्यूल्स आपको पता ही होंगे। नोड मॉड्यूल्स मतलब कि जो डिपेंडेंसी दूसरे डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंड है, वो दूसरे डिपेंडेंसी के ऊपर, वो दूसरे डिपेंडेंसी के अंदर, इसीलिए वो क्या करते हैं सारे फाइल्स को हमारे सिस्टम में लाते हैं।
तो इसको हम उठा लेंगे और न्यू टैब में फिर से खोल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, अ लाइब्रेरी स्ट्रिंग वैलिडेटर एंड सैनिटाइजर्स। सैनिटाइजर मतलब क्या कि डेटा को आपको फिल्टर आउट करना है कि यह डेटा सही है या नहीं है। स्ट्रिंग, दिस लाइब्रेरी वैलिडेट सैनिटाइज स्ट्रिंग ओनली, स्ट्रिंग को ही आप वो सैनिटाइज करती है, ठीक है। तो इसको आपको इंस्टॉल कैसे करना है, npm इंस्टॉल वैलिडेटर, ठीक है। उसके बाद इसको आपको इस तरह से यूज करना है, ठीक है। इसको हम यूज कैसे करते हैं वो तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर इतना सारा इसने डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। और इसका जो कोड है वो इस गिटहब पर अवेलेबल है, वो भी आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, किसी भी लाइब्रेरी को आपको यूज करना है, उसको एक्सप्लोर करना है, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाना है गूगल पर npm और उस लाइब्रेरी का नाम लिखना है, और या फिर चैट जीपीटी से पूछ कर आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने validator.js नाम की लाइब्रेरी देखी। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर, जो हम यूजर नेम, ईमेल, जेंडर, एज, उसके बाद पोजीशन, सैलरी, पासवर्ड के ऊपर वैलिडेशन कर रहे थे, वो हम एपीआई लेवल पर वैलिडेट करेंगे। हाँ, इसको भी हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि इसकी भी जरूरत हमें लगेगी ही लगेगी एट द एंड, क्योंकि जो यूनिक, ठीक है, ये जो यूनिक प्रॉपर्टीज है वो हम एपीआई लेवल पर वैलिडेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमें डेटाबेस के अंदर देखना ही पड़ेगा। तो अनवांटेड डेटाबेस हमें कॉल करना नहीं है, तो इसीलिए हम एपीआई लेवल वैलिडेट करते हैं। अब हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसको एक यूजर डेटा को पास कर देना पड़ेगा, और फिर हमें चेक करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं, उसका नाम है वैलिडेट यूजर नाम का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम एक उसकी जो उसके अंदर यूजर बॉडी को डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल सा यूजर बॉडी को इसके अंदर डाल दिया है, यूजर डेटा को हमें डालना था, हमने बॉडी को डाला, मतलब जो अवेलेबल ही नहीं है उसको डाला। अब इस फंक्शन को मुझे बनाना पड़ेगा। अब इस फंक्शन को मैं एक फोल्डर के अंदर बनाता हूँ, वो फोल्डर हमारा सोर्स फोल्डर के अंदर होगा, और उसका मैं नाम लिखता हूँ टूल्स, ठीक है। और उसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ विच इज वैलिडेट यूजर, वैलिडेट यूजर डॉट जीएस। तो ये हमने बना दिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पर इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, वैलिडेट यूजर, और ये एरो फंक्शन में यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। अब ये जो लेगा वो यहाँ पर हमें उसका जो पैरामीटर है वो लिखना पड़ेगा बॉडी। अब देखो यहाँ पर कि मैंडेटरी फील्ड आपकी कौन कौन सी है, कि जो आपको चाहिए ही चाहिए, मॉडल से आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। ओके, मॉडल से चेक कर सकते हो कि जो रिक्वायर्ड, ये जो यूजर नेम फील्ड है वो चाहिए चाहिए, रिक्वायर्ड आपने मार्क किए, ये भी रिक्वायर्ड आपने मार्क किए, यूजर नेम, ईमेल, और उसके बाद जो आपका पासवर्ड है वो आपको चाहिए ही चाहिए। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट, इसके अंदर से मैं डिस्ट्रक्चर करता हूँ, तो यूजर नेम, पासवर्ड, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी ईमेल फील्ड है वो, ठीक है, इज इक्वल टू, और जो बॉडी, अगर बॉडी के अंदर कुछ नहीं आता है तो उसके अंदर क्या डाल दो, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट डाल दो। तो सिंपल से हमने डिफाइन किया है कॉन्स्ट यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल। ये एरर क्यों दे रहा है बेसिकली, ओ सॉरी, यहाँ पर एरो लगाना भूल गया। ओके, तो मैंने क्या लिखा, कॉन्स यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल और बॉडी। अगर इस बॉडी के अंदर कुछ नहीं आता है, ठीक है, अगर यूजर कुछ भी भेजता नहीं, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा देनी। ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है कि अगर कुछ नहीं भेजता है, तो अगर इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ है, तो ये इसके अंदर मत डालो, ठीक है। ये तो आपको सिंपल सा जावास्क्रिप्ट है भाई, सिंपल सा जावास्क्रिप्ट के बच्चों वाला, ठीक है, आपको पता होगा, मैं एक्सप्लेन करने में भी ये हो रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसके अंदर कुछ नहीं है बॉडी के अंदर, तो इसके अंदर ये डाल दो, ठीक है। और जब हम किसी को डिस्ट्रक्चर करते हैं और वो उस फील्ड में अंदर प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो उसके अंदर चला जाता है डिफाइन, अनडिफाइन। और अनडिफाइन जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो हमारा अनडिफाइन मतलब फालसी वैल्यू होती है बेसिकली। अगर यूजर नेम नहीं है, उसके बाद अगर जो हमारा पासवर्ड है वो भी अगर अवेलेबल नहीं है, उसके बाद हमारा जो ईमेल है वो अगर अवेलेबल नहीं होता है, उसका उल्टा करके हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, थ्रो न्यू एरर। तो उसके अंदर क्या लिख देंगे हम, मिसिंग द फील्ड्स। तो ये हमने एरर यहाँ पर सिंपल सा शो कर दिया। अब यहाँ पर बेसिक सा मैंने कुछ रॉकेट साइंस यूज नहीं किया है, बेसिक सा दिमाग यहाँ पर लगाया है। अगर यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल, ये तीनों की जगह अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मिसिंग फील्ड, ये एरर शो करना है। और ये एरर हमारा जाएगा यहाँ पर, कहा गया सर्वर डॉट जी एस में, और ये एरर कैच में हमारा कैच होगा, ठीक है, क्योंकि हमने एरर हैंडलिंग यहाँ पर की हुई है। उसके बाद हमें चेक क्या करना है, मॉडल पर जाकर आप देखिए आपको करना क्या क्या है। आपको यहाँ पर देखना है कि जो ईमेल है वो वैलिड है या नहीं है। ईमेल आपको वैलिड है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा ना भाई।
क्यों चेक करना पड़ेगा? क्योंकि यूजर तो कुछ भी भेज सकता है ईमेल में, ठीक है? तो आपको इस ईमेल को वैलिडेट करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा यहाँ पर एक वैलिडेटर हमने डाउनलोड, मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे प्रोग्राम में लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वैलिडेटर, वैलिडेटर इज इक्वल टू, और जो हमारा रिक्वायर, इसको लिखने से पहले मुझे इसको इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा भाई, विदाउट इंस्टॉलिंग तो ये होगा नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, npm i, और जो आपका वैलिडेटर है, तो इंश्योर करना है आपका जो नेटवर्क है वो चला होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ से मतलब ये जो फंक्शंस, ये जो कोड आता है वो हमारा क्लाउड से आता है, मतलब जो अनदर सर्वर पे होस्ट हो चुका है वहां से वो कोड यहाँ पर आता है हमारे सिस्टम में। तो कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है, ये तो बेसिक है, आपको पता ही है, ठीक है? तो इसलिए आपका जो नेटवर्क पे ऑन होना ही चाहिए। तो विदाउट नेटवर्किंग मतलब ये डिपेंडेंसीज आपकी यहाँ पर आएगी नहीं। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर लिखना है वैलिडेटर। वैलिडेटर लिखने के बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है इज ईमेल नाम का, और उससे हम चेक करते हैं, और वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर देता है। मतलब क्या कि अगर ये ईमेल सही है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इसको हम उल्टा कर देंगे, मतलब उल्टा करने से आपको पता ही है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वैलिडेटर डॉट इज ईमेल, और ईमेल के अंदर मैं इस ईमेल को डाल दूंगा, ठीक है? तो ये सारी प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी, ठीक है? ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ईमेल है, उसके बाद जेंडर एज ईमेल, जेंडर, ठीक है? उसके बाद जो हमारी पोजीशन है, उसके बाद जो हमारी एज है वो भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया है, गलत कुछ नहीं, ये मुझे यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था, ये मुझे यहाँ पर लिखना था, ठीक है? तो ये बेसिक सा मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो ईमेल, जेंडर, एज, ठीक है? सैलरी रह गई मेरी, सैलरी। अब बेसिक सा यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, जेंडर, पोजीशन, पहले देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई। चल रहा है, ठीक। तो कोड में आते हैं, और यहाँ पर मैंने क्या किया, जेंडर, इमेज, यहाँ से इस इन सबको डिस्ट्रक्चर कर दिया। जो मैंडेटरी फील्ड है उनको मैंने यहाँ पर ले लिया है कि वो चाहिए ही चाहिए। अगर पोजीशन नहीं भी देता है यूजर तो कोई बात नहीं, बाद में उससे पूछ लेंगे, लेकिन ये तीनों फील्ड ही मैंडेटरी फील्ड है जो कि चाहिए ही चाहिए, मस्ट, ठीक है? इसको देना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर ये ईमेल वैलिड नहीं होता है तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर वैलिड होता है, ठीक है, तो इसका उल्टा कर देंगे, मतलब ये चलेगा ही नहीं। अगर ये वैलिडेट नहीं होता है मतलब ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, और फॉल्स का उल्टा हम ट्रू कर देंगे, और यहाँ से एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, ठीक है? तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ इनवैलिड ईमेल। क्या लिखता हूँ यहाँ पर, इनवैलिड ईमेल। क्या लिखता हूँ यहाँ पर, इनवैलिड ईमेल यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है? अब करना क्या है मुझे, उसके बाद मुझे चेक करना है कि ये जो यूज़र नेम है उसकी जो लेंथ है, वो लेंथ मैंने यहाँ पर डिफाइन की थी, मीन लेंथ और मैक्स लेंथ। उसकी मिनिमम लेंथ 4 होनी चाहिए और मैक्सिमम लेंथ 10 होनी चाहिए। तो इसको भी मुझे यहाँ पर इस एज केसेस को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उसको हैंडल नहीं करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एपीआई के मतलब डेटाबेस को मल्टीपल टाइम कॉल करना पड़ेगा, और वो हम नहीं चाहते, क्योंकि हम बिलिंग नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ये जो सवाल है, ये जो प्रॉब्लम है, वो एक इंडस्ट्री लेवल की प्रॉब्लम है। अगर हम आटू झाटू प्रोजेक्ट बनाते हैं हमारे प्रोजेक्ट कॉलेज में तो यहाँ पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा भाई, लेकिन एक्चुअल इंडस्ट्री में इसका बहुत सारा फर्क पड़ता है। एक एक चीज का, एक एक चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप वो गलती कर देते हो ना, तो इससे आपकी कंपनी को ना भाई लाखों का नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए सब जो आप सीख रहे हो तो वो ध्यान से सीखिए और इंडस्ट्री लेवल से सीखिए। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि यहाँ पर जो नेम है, मतलब आपका जो यूजर नेम है, यूजर नेम, आपका यूजर नेम बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए आपका यूजर नेम? 10 कैरेक्टर से बड़ा होना चाहिए। तो यूजर नेम नहीं, उसकी जो लेंथ है वो बड़ी होनी चाहिए भाई। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद यूजर नेम की लेंथ बड़ी होनी चाहिए, 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पर, लेंथ, और ये लेंथ छोटी होनी चाहिए 10 से। और ये जो यूजर नेम डॉट लेंथ, यूजर नेम लेंथ, वो बड़ी होनी चाहिए। किससे बड़ी होनी चाहिए? 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर ये काम आता है हमारा, मतलब ये उसको हमें बनाना है, तभी हम डेटा को इसके अंदर ऐड करेंगे। उसको इसके अंदर डाल देंगे और उसको उल्टा कर देंगे, मतलब हमें यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करना है अगर ये नहीं होता है, ठीक है? इसका मतलब होता है कि आपकी कंडीशन ट्रू है और आप यहाँ पर
डेटा को ऐड करना, मतलब ये सही है, ठीक है, जो भी आपने यूजर ने इन्फॉर्मेशन डाली वो सही। अगर वो सही नहीं है, नॉट ऑपरेटर मैंने यहाँ लगाया, तो मुझे एक्सेप्शन यहाँ पर क्या करना है, शो करना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा थ्रो मिरर, और यहाँ पर लिखूंगा यूजर लेंथ लेन should be greater than 4 and less than 4 कैरेक्टर, ओके, 4 कैरेक्टर। उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरी जो प्रॉपर्टीज उस हमें हैंडल क्या करना है, उसके बाद ईमेल हमने हैंडल कर लिया। हमें अगर अब हमें जेंडर हैंडल करना है, मतलब जो भी यूजर जेंडर डालेगा वो तो एक तो मेल होना चाहिए, या तो फीमेल होना चाहिए, या तो अदर होना चाहिए। तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? इसको सिंपल है भाई, इसको हैंडल करना भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसको मैं हैंडल करेंगे यहाँ पर सिंपल सा। अब देखेंगे पहले, ठीक है, पहले तो इसको उल्टा कर लेते। अब जो मेरा जेंडर है, अगर मेरा जेंडर इज इक्वल टू मेल है, तो कोई बात नहीं, ये कंडीशन ट्रू है। अगर मेरा जो जेंडर है, अगर मेरा जेंडर है वो जेंडर अगर फीमेल है, तो कोई बात नहीं, हेलो करूँगा। उसके बाद जो मेरा जेंडर है, और अगर ये जेंडर मेरा यहाँ पर ऑर्डर होता है, कोई बात नहीं। अगर इसके अलावा कुछ भी होता है तो मुझे एक्सेप्शन थ्रो करना है। तो एक्सेप्शन में क्या थ्रो कर दूंगा, ईमेल शुड बी, सॉरी, जेंडर इन द मेल, फीमेल एंड और ऑर्डर, मेल और फीमेल और ऑर्डर, ओके। तो ये बेसिक से हमने काम किया है। उसके बाद मुझे करना क्या है, उसके बाद मुझे यहाँ पर पोजीशन के ऊपर भी यही करना है। तो इसको मैं यहाँ पर से उठा लूँगा और यहाँ पर डाल दूंगा। उसके बाद जो मेरी पोजीशन है उसको मैं लिख लूँगा यहाँ पर पोजीशन, ठीक है। दो ही पोजीशन यहाँ पर मैंने दे रखी है। पहली पोजीशन है हमारी फ्रंट एंड डेवलपर, पहली पोजीशन कौन सी है हमारी, फ्रंट एंड डेवलपर है। तो यहाँ पर मैं फ्रंट एंड डेवलपर लिखूंगा, और दूसरी पोजीशन है हमारी बैक एंड डेवलपर। ये इनके अंदर की पोजीशन यहाँ पर होनी चाहिए। तो बेसिक से हमने कोड लिखा, और जो हमारी पोजीशन है इन द फ्रंट एंड डेवलपर, ओके, फ्रंट एंड डेवलपर। उसके बाद हमारा जो है बैक एंड डेवलपर, कौन सा है, बैक एंड डेवलपर। सिंपल सा हमने यहाँ पर लिख लिया है। अगर पोजीशन यहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपर है, ठीक है, और उसके बाद ये और ऑपरेटर आपको पता है, ठीक है, कि अगर दोनों से एक भी अगर साइड ट्रू हुई, तो ये हमें पूरा का पूरा ट्रू रिटर्न कर देता है। अगर एक भी साइड अगर ट्रू हुई, और जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है, उनको सारी की सारी साइड क्या चाहिए, ट्रू चाहिए, तभी वो ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। और ये और ऑपरेटर उसके मतलब उसके जैसा ही होता है, लेकिन एक भी अगर साइड ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा आपको। अगर ये पोजीशन फ्रंट एंड डेवलपर है तो चलेगा भाई, पोजीशन अगर बैक एंड डेवलपर है तो भी चलेगा। लेकिन अगर ये दोनों भी नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर फॉल्स रिटर्न कर दिया, मतलब क्या, कि इनमें से कोई भी पोजीशन यूजर ने नहीं डाली, दूसरी पोजीशन, तो वो उसका उल्टा करके हम एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे कि पोजीशन इन द फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर, ओके। तो ये हमने बेसिक से यहाँ पर हैंडल कर दिया है। उसके बाद है पासवर्ड। पासवर्ड भी मुझे चेंज कर मतलब देखना पड़ेगा कि ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक वैलिडेटर के पास एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो उस फंक्शन मतलब क्या, कि वो फंक्शन कौन सा है, वैलिडेटर। वैलिडेटर के अंदर होता है इज स्ट्रॉन्ग, पोजिशन आ रहा था यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और उसके बाद इसके अंदर हम एक पासवर्ड डाल देंगे जो भी हमने जो स्ट्रक्चर किया था। अगर ये नहीं होता है यहाँ पर से, तो यहाँ पर मैं ये जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पर मैं थ्रो कर दूंगा, विच इज पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग।
पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग। ये एरर मैं यहाँ से शो कर दूंगा। अब ये सिंपल सा मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद ये हमारा सैलरी, सैलरी तो हम बाद में हैंडल करेंगे। उसके बाद आता है हमारा एज। एज को हम कैसे हैंडल करेंगे? एक तो मैक्स एज हमारी 70 होनी चाहिए और उसके बाद मीन लेंथ हमारी 18 होनी चाहिए। तो इसको भी हम बेसिकली हैंडल करते हैं, क्योंकि इसको एपीआई लेवल पर अगर हम हैंडल करें, बहुत ही सिंपल सा टास्क है भाई। इफिल्स कंडीशन ही हमें लगानी है, दूसरा कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमारा। उसके बाद एज हमारी बड़ी होनी चाहिए 18 से। उसके बाद हमारी जो एज है वो बड़ी होनी चाहिए। तो ऑपरेटर का आ गया। ये एज हमारी बड़ी, सॉरी छोटी होनी चाहिए किससे? 70 से। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स आती है, फॉल्स आती है मतलब क्या? कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें यहाँ पर क्या करना है? एक्सेप्शन को थ्रो करना है। अब एक्सेप्शन को कैसे थ्रो करना है ये तो आपको पता लग गया है। ये यहाँ पर एक्सेप्शन को हम थ्रो कैसे करते हैं। तो एज शुड बी ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन 70। तो बेसिकली हमने बेसिक सा यहाँ पर ये लगा दिया है, और उसके बाद ये नॉट ऑपरेटर हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, उसका उल्टा। अब ये हमने पूरा का पूरा यहाँ पर वैलिडेट कर दिया। अब जो भी मतलब रॉन्ग आता है, और यहाँ पर हमने एक्सेप्शन को क्या कर दिया? शो कर दिया। और ये बेसिक सा कोड हमने यहाँ पर लिखा है, ना कोई ऐसा रॉकेट साइंस यूज किया है जो हमें ना समझ में आ पाए। तो ये जो फंक्शन हमने बनाया है उसको मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मुझे वहाँ पर यूज करना। तो एक्सपोर्ट हम करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, और जो वैलिडेट यूजर नाम का जो फंक्शन होता है वो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, और वो हम यहाँ पर सर्वर इस कोड में यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वैलिडेट यूजर, और वो यहाँ पर हमारा देखो रिक्वायर, और ये टूल्स फोल्डर में। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर वैलिडेट के ऊपर कवर कर दें तो यहाँ पर ले लेगा। ओके, अब ये बेसिक सा हमने यहाँ पर वैलिडेशन लगाया है। ये आप खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, और जो ईमेल का जो है ना वो कहा गया, जो हमने ईमेल चेक किया था वो कहा गया भाई। ठीक है, ये आप खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो विदाउट यूजिंग द वैलिडेटर लाइब्रेरी, बिकॉज इट इज़ प्रीडिफाइन मतलब कोड होता है, वो पहले से लिखा होता है, उसको हम डायरेक्टली हमारे सिस्टम में यूज़ करें। बेसिकली लाइब्रेरी का यही एक मतलब है। रिएक्ट जेएसपी क्या है? कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट का ही ऑब्जेक्ट है, जो पहले से किसी ने लिखा हुआ है, जो हमें ज़्यादा ऑप्टिमाइज वे में कोड लिखने में मदद करता है और डॉम को ऑप्टिमाइज रखता है। ठीक है, वो जो कोड है ना, मतलब आपका जो डॉम है ना, वो आप खुद से हैंडल नहीं करते हो। रिएक्ट क्या कहता है? रिएक्ट कहते हैं कि आप भाई आपको डॉम हैंडल करना ही नहीं आता, गलत तरीके से डॉम हैंडल करते हो और खुद ही फंस जाते हो। खुद ही फंस जाते हो मतलब क्या? कि डॉम को हैंग कर देते हो भाई, कुछ भी करते हो। ठीक है, तुम क्या करो, मुझे सजेशन दो, मैं डॉम को अपडेट करूंगा, मुझे पता है डॉम के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। ठीक है, ये रिएक्ट जेएस कहता है आपको। मतलब लाइब्रेरी आपको क्या करती है, आपका जो काम है वो आसान कर देती है भाई, क्योंकि उनको भी पता है कि ये जो वुमन है ना वो बहुत ही गंदे लोग हैं, उनको कुछ नहीं आता। ठीक है, इसलिए वो इसकी इसीलिए वो लाइब्रेरी हमें वो सारा काम कर देती है। ओके, अब बेसिकली लाइब्रेरी भी इंसान ने बनाई है। ओके, अब करना क्या है, हमें हमें कोड को रन करना है भाई, सिर्फ टेस्ट करना है कि हमारा जो कोड है वो सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, या फिर हम ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये फंक्शन हमने, यहाँ इस फंक्शन को हमने कॉल लगाया है भाई, ये लोडिंग दिखा रहा है मुझे। अब ये अच्छे से चल रहा है। अब मुझे यहाँ पर सर्वर को चलाना है। सर्वर को चलाने के लिए हमारा जो फाइल है वो सोर्स फोल्डर के अंदर है, और इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा नोडमॉन भाई स्पिलिंग सर्वर डॉट शेयर। एक ही भगवान को प्रार्थना करता हूँ, ना कोई एरर आए ना कुछ आए। ओके, अब यहाँ पर मेरा सर्वर चल रहा है। यहाँ पर इसने क्या कर दिया भाई? धोखा दे दिया। क्या धोखा दे दिया? वैलिडेटर इज नॉट डिफ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट वैलिडेट। ओ भाई, कुछ गलत हमने किया है। यहाँ पर जो फंक्शन का नाम है वो वैलिडेट यूजर था, और हमने यहाँ पर वैलिडेट यूजर नहीं लिखा था, वैलिडेट लिखा था। अब फिर से हम इसको क्या करते हैं, ये करते हैं। अब हमारा जो सर्वर है वो चलेगा भाई। चला भाई, ठीक है। जितना वेट हमने किसी जिंदगी में किसी के लिए नहीं किया, उतना वेट हम सर्वर चलाने के लिए कर रहे हैं। ठीक, अब पोस्टमैन पर जाकर देखते हैं और ये इन्फॉर्मेशन बेच के देखते हैं। पहले तो हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से ऐड है या नहीं है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन पहले से ऐड है, मुझे यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को ये करना पड़ेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको मैं क्या करता हूँ, बदल देता हूँ।
और जो हमारा ठीक। अब मैं अगर सेंड करता हूँ तो ये जो है ना वो इसने क्या एरर दिया कि डेटा इज नॉट एरर, और ये बोल रहा है कि डुप्लीकेट एरर, यूजर नेम वन डुप्लीकेट की, यूजर नेम प्रणय 123। प्रणय 123 नाम का जो बंदा है वो यहाँ पर प्रेजेंट है पहले से ही, हाँ प्रेजेंट है, और कुछ हम पहले से उसे ऐड करिए। अब देखो यहाँ पर ये जो यूजर नेम की हम लेन क्या कर देते, बढ़ा देते, ठीक है। अब अगर हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं तो ये क्या बोल रहा है कि एरर, ठीक है, सक्सेस मतलब कि आपकी रिक्वेस्ट फॉल्स हो चुकी है, डेटा इज नॉट एडेड। और वो बोल रहा है कि यूजर नेम लेन शुड बी ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 10। ये हमने कहाँ लिखा था, ये हमने खुद से लिखा था भाई, ये हमने वैलिडेट नाम के फंक्शन में खुद से लिखा था। ये देखिए आपको जो यूजर नेम है ना, ये सारे डिस्क्रिप्शन ने पास कर दिया, और आपका जो यूजर नेम है तो कहा गया ये यूजर नेम लेन शुड बी ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 10 क्या है, ठीक है। तो ये वही एरर आपको यहाँ पर शो कर दे रहा है भाई। देखो अपनी पावर, पावर मतलब क्या, खुद से हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ना कि स्कीमा का यूज किया। हाँ स्कीमा का भी यूज किया, लेकिन वो हमने एपीआई लेवल पर ही चेक कर लिया। उसके बाद ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद एज को मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, ठीक है, सबका सब चेक करेंगे, शो कर देता हूँ। और अब ये क्या बोलेगा, बोलो एरर, यूजर नेम शुड बी ग्रेटर देन 4। हाँ अभी भी यूजर नेम बड़ा है, 2 3 कर देता हूँ। अब देखो दूसरा एरर वो देगा, एज शुड बी ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन 70। देखो आपने एज क्या कर दी, शो कर दी। ये क्या बोल रहा है आपको, एज क्या होनी चाहिए, 80 से बड़ी होनी चाहिए और 70 से ये होनी चाहिए। ये हमने खुद से लिखा था, यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो किया था, ये देखिए, ये नहीं आ गया वो, ये एज शुड बी ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन 70। तो ये हमने खुद से डिफाइन किया था भाई, जो खुद से डिफाइन हमने किया था ना वही हमें वहां पर दिख रहा है। उसके बाद दूसरा हम चेंज करके देखते, एज हम अभी फिलहाल रखते 10, ओके। उसके बाद पासवर्ड, तो पासवर्ड के ऊपर तो अगर हम पासवर्ड ही भेजेंगे नहीं, ठीक है, अगर हम पासवर्ड ही नहीं भेजेंगे। अब अगर मैं सेंड करता हूँ तो वो क्या बोल रहा है कि मिसिंग द फील्ड्स, मतलब आपने कुछ फील्ड मिसिंग किए, तो इसीलिए पासवर्ड अगर मैंने नहीं भेजा तो ये। अगर मैं जेंडर की जगह दूसरा भेज देता हूँ कुछ भी, तो ये क्या बोलेगा, जेंडर इन मेल फीमेल एंड अदर, क्योंकि हमने वहां से हैंडल किया था। उसके बाद जो पोजीशन स्पेलिंग मिस्टेक करते थे हम, वो क्या बोलेगा, पोजीशन इन फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैक एंड डेवलपर। मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है, और यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है वो हम यहाँ पर अलग, मतलब दूसरा फॉर्मेट डाल देते, तो ये आप क्या बोल रहे हैं, इनवैलिड ईमेल। तो मतलब क्या कि एट द एंड में आपको ये कहना चाहता हो कि भाई, और एज शुड बी ग्रेटर देन, हाँ मैं आपको एट द एंड ये कहना चाहता हूँ कि आपको एपीआई लेवल पर वैलिडेट करना आना चाहिए। तो इसलिए सारा का सारा हमने कंटेंट यहाँ पर ये किया है, ठीक है। ईमेल भी हमारी क्या है, ये है 1 2 3 डाल देता हूँ। और अब हमारा डेटा यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। अब इस तरह से हम यहाँ पर वैलिडेट करते, अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पर ये सारा का सारा डेटा हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि किस तरह से हम डेटा को वैलिडेट कर सकते, ठीक है, किस तरह से डेटा को वैलिडेट कर सकते। इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।